प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ आदर्श क्लासेस में। आज हम लोग गणित कक्षा 10 के अध्याय 5 यानी समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, जिसे हम संक्षिप्त में एपी कहते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए कि समांतर श्रेणी क्या होता है, आगे हम लोग जानते हैं। देखिए, समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे अनुक्रम। यानी अनुक्रम क्या है? अनुक्रम को इंग्लिश में बोलते हैं सीक्वेंस। अब ये अनुक्रम क्या है जानते हैं। संख्याओं का वह समूह जो एक निश्चित नियम के अनुसार निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो यानी सजाया गया हो, एक अनुक्रम में कहलाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है 2, 4, 6, 8। यह क्या है? एक अनुक्रम है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि दो के बाद से जो 4 आ रहा है, तो 2 में हम 2 को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 4 प्राप्त होगा। फिर 4 में हम कितना 2 को जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 जोड़ देंगे, 6 में 8 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे एक निश्चित संख्या को जोड़ करके हम बना रहे हैं। इसी प्रकार से आगे ये अनुक्रम बढ़ता चला जाएगा। इसमें ध्यान दीजिए, जो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये क्या है? अनुक्रम के पद है। यानी ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ये चौथा है। ठीक है, तो ये अनुक्रम के पद है। अब आगे इसके बढ़ते हैं। अगला है श्रेणी। श्रेणी को इंग्लिश में बोला जाता है प्रोग्रेशन, जिसको प्रोग्रेशन या सीरीज कहते हैं। तो श्रेणी क्या होता है? ध्यान दीजिए, वैसा अनुक्रम जो एक निश्चित पद्धति का अनुपालन करते हैं श्रेणी कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, श्रेणी कितना प्रकार का होता है? तो श्रेणी 3 प्रकार का होता है। पहला होता है समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा होता है गुणोत्तर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तीसरा होता है हरात्मक श्रेणी, जिसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। ठीक है, हम लोग क्लास 10th में केवल समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी। अब ये समांतर श्रेणी होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। समांतर श्रेणी जो है एक ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त मतलब अलावा अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या में जोड़ने से प्राप्त होता है। वो क्या कहलाता है? समांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे समांतर श्रेणी का कुछ सूची दिया गया है, तो इस पे विचार करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 नंबर जो दिया गया है, 1 नंबर, इसमें 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट डॉट करके छोड़ दिया गया है। यानी एक अनुक्रम यहाँ पे सजाया गया है 1, 2, 3, 4। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करते हैं, 1 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद से 2 में कितना जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे तो 3 प्राप्त होगा। फिर 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 प्राप्त होगा। इसमें कुछ मैं बता दूं, समांतर श्रेणी का जो प्रकार होता है 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है परिमित। परिमित एपी होता है, और दूसरा होता है अपरिमित। अपरिमित एपी, जिसको फाइनाइट एपी बोलते हैं। फाइनाइट एपी, और इसको बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी। ठीक है, अब परिमित एपी और अपरिमित एपी क्या होता है? ध्यान दीजिए, परिमित एपी जो होता है इसमें संख्या निश्चित होता है। जैसे 2, 4, 6, 8। ठीक है, यह एक एपी है, तो इसमें अंतिम संख्या क्या है हमें ज्ञात है, या फिर हमें 3, 6, 9, 12 ऐसे डॉट डॉट करके 24 दे दिया हो, तो इसके भी अंतिम संख्या हमें मालूम है। ठीक है, अंतिम संख्या जिसका मालूम होगा वो क्या है? परिमित एपी है। लेकिन अपरिमित एपी में उसकी अंतिम संख्या नहीं मालूम होता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण में जो दिया गया है, ये अपरिमित एपी का उदाहरण है। ठीक है, आगे एक चीज़ और समझ लेते हैं, सार्वंतर। अब सार्वंतर क्या होता है? सार्वंतर सार्वंतर को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस।
कॉमन डिफरेंस, ठीक है, जिसे हम शॉर्टकट में यानी सार्वंतर को संक्षिप्त में लिखते हैं केवल छोटा डी, यानी छोटा डी से सूचित किया जाता है। इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं डी से सूचित किया जाता है, सार्वंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। अब यहाँ पे जो अनुक्रम है इसमें का जो पहला पद है उसको हम ए मानते हैं, यानी प्रथम पद को ए मानते हैं। दूसरा पद जो रहता है उसको A2 मानते हैं, यानी पद को इसमें पद जो होता है ए से सूचित करते हैं या टी से सूचित करते हैं। तो प्रथम पद को हम लोग ए लिखते हैं। जैसे हम 2 नंबर को ले लेते हैं यहाँ से, 2 नंबर में तो ए का मान कितना है, ए बराबर है हमारा 100, यानी प्रथम पद हमारा कितना है 100 है। A2 यानी दूसरा पद जो है वो कितना है 70 है, ठीक है। तीसरा पद जो है यानी A3 का मान कितना है तो 40 है, ठीक है। A4 यानी चौथा पद जो है वो कितना है 10 है, ठीक है। इस तरह आगे भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग सार्वंतर ज्ञात करेंगे, यानी डी, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं डी, यानी सार्वंतर ज्ञात करने के लिए। तो इसके लिए सूत्र होता है क्या, A2 में से A1 को घटाया जाता है, यानी A2 माइनस A1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे A2 का मान रखेंगे और A1 का मान रखेंगे। तो A2 का मान हमारा कितना है 70 है, कितना है 70, माइनस का माइनस A1 का मान कितना है 100 है, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो क्या 70 में से 100 नहीं घटेगा तो ये माइनस में जाएगा, यानी 70 में से 100 घटेगा तो कितना हो जाएगा -30 होगा, यानी इन दोनों के बीच का अंतर कितना है -3। फिर भी हमको ये कंफर्म नहीं है जिस सब में अंतर समान होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, फिर एक बार और डी का मान निकालते हैं, यानी सार्वंतर 2 बार निकालेंगे ताकि हमें पूरी तरह से पता हो जाए कि सब में अंतर इतना ही का होगा। तो फिर A3 में से A2 को घटाएंगे, ठीक है, A2 घटाएंगे। A3 का मान कितना है 40 है, ठीक है, और माइनस A2 का मान कितना है वो 70 दिया है, A2 का मान 70 दिया है, ठीक है। अब 40 में से 70 घटाएंगे तो कितना आएगा -30 आएगा, ठीक है। तो अभी ध्यान दीजिएगा, हम 2 बार डी का मान निकाला है यानी सार्वंतर, तो दोनों में हमारा क्या आ रहा है -30 आ रहा है, -30 आ रहा है, यानी दोनों सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा सार्वंतर यानी डी का मान निकल गया, ठीक है। इसलिए डी बराबर -30 होगा, ठीक है, यानी सब में अंतर कितना कितना का है 30 का है, यानी 100 में से हम 30 को घटाएंगे तो 70 प्राप्त होगा, 70 में से 30 घटेगा तो कितना प्राप्त होगा 40 होगा, 40 में से 30 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा 10 प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये जो अनुक्रम दिया गया है ये समांतर श्रेणी में है, यानी ये क्या है समांतर श्रेणी है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं इसके व्यापक रूप, यानी समांतर श्रेणी के व्यापक रूप क्या होता है, ठीक है। व्यापक रूप, ठीक है, इसके जो व्यापक रूप होता है मतलब समांतर श्रेणी को सजाते हैं तो कैसे, ठीक है। तो A1 होता है, ठीक है, A1 बराबर होता है A, A2 हमें ज्ञात करना होगा, A2 के लिए होता है A, इसमें D का मान यानी सार्वंतर को जोड़ देंगे, यानी प्रथम पद में सार्वंतर को जोड़ देंगे तो हमें दूसरा पद प्राप्त होगा, यानी A2 प्राप्त होता है। A3 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे A प्लस 2D, यानी प्रथम पद में क्या करेंगे सार्वंतर में 2 से गुणा कर जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा A3 प्राप्त होगा, यानी तीसरा पद प्राप्त होगा। A4 के लिए क्या करते हैं A4 बराबर A प्लस 3D होता है, A प्लस 3D, ठीक है। इसी तरह हम AN ज्ञात करते हैं और AN बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, यानी अंतिम पद ज्ञात करना होगा तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। n का मतलब हुआ पदों की संख्या, यानी पदों की संख्या हमें मालूम होगा तो रख लेंगे तो क्या हो जाएगा अंतिम पद हमारा निकल जाएगा। an का मतलब होता है अंतिम पद, ठीक है।
अब आगे हम लोग जानेंगे कि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग जो ज्ञात करेंगे तो वो कैसे होगा। ठीक है, इसके पहले हम इसको थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। ये अंतिम पद ज्ञात करना होगा तो कैसे निकलेगा। तो अगर हमको अंतिम पद ज्ञात करना हो तो a का मान मालूम रहना चाहिए, d का मान मालूम रहना चाहिए, n का मान मालूम रहना चाहिए। यानी प्रथम पद दिया हो और सारवंतर दिया हो, n का मान दिया हो तो क्या करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे, हमारा n यानी अंतिम पद निकल जाएगा। ठीक है, अगर हमें श्रेणी पता हो, ठीक है, एक अनुक्रम पता हो और उसमें हम प्रथम पद को निकाल सकते हैं, यहाँ से d का मान भी निकाल सकते हैं, यहाँ से d का मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और n का मान दिया हो तो इस सूत्र पे रखेंगे तो हमारा अंतिम पद निकल जाएगा। अब हम लोग आगे जानते हैं कि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं। ठीक है, AP के प्रथम n पदों का योग, पदों का योग। ठीक है, तो उसके लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं क्या, SN। पदों का योग ज्ञात करने के लिए हम SN का प्रयोग करते हैं। SN का मतलब हुआ पदों का योग। अब SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, पदों के योग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसके जो बेसिक कंसेप्ट था हमने आप लोगों को बतला दिया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। अब हम लोग प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची AP में है और क्यों। ठीक है, जिसका पहला प्रश्न है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो 1 किलोमीटर पे कितना है, यहाँ पे हल करते हैं। क्योंकि 1 किलोमीटर का किराया, ठीक है, जिसको हम A मान सकते हैं यानी A1 मान सकते हैं। 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपया है। ठीक है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सारवंतर यानी डी बोल सकते हैं। ठीक है, ये कितना है, 8 रुपया है। ठीक है, तो जब हम 1 किलोमीटर से आगे जाएंगे, मतलब 1 किलोमीटर और आगे जाएंगे, 2 किलोमीटर जाएंगे, तो 2 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर का किराया यानी A2 का मान हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 15 1 किलोमीटर के लिए है। और उसके बाद से जब 1 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो इसमें क्या 8 रुपये और जुट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 23 रुपया हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार 3 किलोमीटर यदि हम जाते हैं, 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर का किराया जो होगा यानी A3 का जो मान होगा कितना हो जाएगा, अब इसमें 8 रुपया और अधिक हो जाएगा, यानी 23 में और 8 जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 31 रुपया हो जाएगा, 31 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आगे हम जितना बढ़ेंगे 8-8 रुपये बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे अब संख्याओं की सूची क्या बन रही है हमारी, तो
चूंकि संख्याओं की सूची सूची है, क्या है, 15 है, 23 है, 31 है, 15, 23, 31, इस तरह डॉट 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 आगे, ठीक है, सूची है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, इसका जो अंतर है वो समान है कि नहीं। तो 15 को 8 को 23 को, 23 को 8 को 31 को, तो ये एपी में है, यानी सर्वांतर है इसमें, यानी समान अंतर है। तो ये क्या है, यह एपी में है, यह एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में है, क्योंकि इसमें ध्यान दीजिएगा 8 जोड़ने पर अगला प्राप्त हो रहा है, क्योंकि प्रत्येक अगला पद पिछले पद में 8 जोड़ने से प्राप्त होता है, ठीक है। ये हमारा रहा आंसर, ये पहला प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, 15 रुपया 1 किलोमीटर के लिए लग रहा है। उसके बाद से जितना 1-1 किलोमीटर बढ़ते जाएंगे, प्रत्येक किलोमीटर जैसे जैसे बढ़ेंगे उसमें क्या होगा, 8-8 रुपया बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो 8 जोड़ने पर अगला पद हमें प्राप्त हो रहा है, तो ये पहला आंसर हुआ, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न को हल करें। अब दूसरा प्रश्न है, किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है। एक बेलन है, यहाँ पे बना देते हैं, एक बेलन है, एक बेलन में हवा को भरा गया है, ठीक है, जिसका आयतन क्या है, वो भी है, ठीक है, भी है। इसमें से एक पंप लगा है, वो निकाल रहा है। माना कि जो बेलन में हवा है, बेलन में हवा का कुल मात्रा हम कितना मान लेते हैं, भी मान लेते हैं, ठीक है। ये पहला नंबर ए का मान हो गया। अब उसके बाद से पहली बार क्या कर रहा है, पहली बार में वो पहली बार क्या करता है, 1/4 भाग हवा निकालने के बाद शेष हवा कितना बचेगा, शेष हवा, ठीक है, यानी A2 का मान हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, V में से 1/4 भाग यानी V/4 निकल जाता है, तो कितना हो जाएगा, ये 4 माइनस 4V, ठीक है, ये LCM हो जाएगा 4V माइनस V हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा कितना हमारा, घटेगा 4V में से V घटेगा तो 3V/4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, दूसरी बार में हमारा तो शेष इतना बच गया। अब दूसरी बार क्या हो रहा है, जो शेष हवा बचा है, दूसरी बार शेष हवा का 1/4 भाग निकलने के बाद, 1/4 भाग हवा निकलने के बाद,
के बाद हवा, ठीक है, इधर लिख देते हैं हवा, यानी A3। A3 का मान कितना हो जाएगा, तो शेष हवा कितना आया था 3V, 3V/4 आया था ना, ठीक है। इसमें से फिर क्या कह रहा है, जो शेष हवा है, तो शेष हवा कितना 3V/4, इसका 1/4 भाग, इसका 1/4 भाग निकाल देता है फिर से। ये कितना हो जाएगा 3V/4 माइनस 3V/4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 और 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा। 4 से भाग देंगे 16 में तो 4 बार में कटेगा। अब 4 से 3 में गुणा करेंगे 3V में, तो 4 3 12V हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3 का 3 हो जाएगा, 16 से 16 एक बार में कट जाएगा, 3V, यानी हो जाएगा, ये घटेगा तो 9V/16। इसको हम लिख सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर इंटू V लिख सकते हैं, ठीक है, या उतना रहने देंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हम इससे हमें सूची प्राप्त होगी तो V 3V/4 और 9V/16 यानी 16, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चूंकि प्राप्त सूची है, प्राप्त सूची क्या क्या है, V है 3V/4 और 9V/16 यानी 16, ठीक है। इस तरह आगे भी हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं कि ये जो है वो एपी में है या नहीं है, पहले चेक करते हैं। तो हम लोग चेक करने के लिए क्या करेंगे, एपी में तो सार्वंतर को निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सार्वंतर निकालेंगे, यानी डी का मान निकालेंगे, यानी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो डी का ज्ञात करने के लिए क्या होता है, A2 यानी ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। जैसे यहाँ पे ये A1 मान लिए थे, इसको A2, इसको A3, तो A2 में से A1 को घटाएंगे, A2 माइनस A1, ठीक है। तो बराबर कितना आएगा, तो A2 का मान कितना है 3V, A2 का मान कितना है 3V/4 माइनस A का मान कितना है V, घटाने पर कितना प्राप्त होगा, तो ये 4 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4 कट जाएगा, और 1 से गुणा होगा तो 3V माइनस ये 1 से 4 बार में कटेगा। अब 4 से गुणा होगा V में तो 4V हो जाएगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा -V/4, ठीक है। एक बार और निकालते हैं D का मान, तो एक बार और D का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ 2 में से 1 को घटाया गया था, अब 3 में से यानी A3 माइनस A2 करेंगे, तो A3 का मान हमारा आया है 9V, 9V/16 माइनस A2 का मान कितना है, A2 का मान है 3V/4, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम कितना होगा 16, 9V माइनस ये 4 से भाग देंगे 16, 4 बार में 4 से गुणा करेंगे 3 में तो 4 3 12V, ठीक है। अब 9 में से 12 जाएगा तो कितना होगा -3V/4, ठीक है। जबकि ये दोनों अलग अलग है, तो जब D का मान अलग अलग होगा तो ये क्या है AP में नहीं है, तो लिख देंगे यहाँ पे, अतः यह AP में नहीं है, AP में नहीं है। जब D का मान समान नहीं आएगा, अलग अलग आएगा दोनों, तो क्या हो जाएगा, ये AP में नहीं है। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम लोग का 2 नंबर, जो 1 नंबर का 2 नंबर प्रश्न था वो क्लियर हुआ, ठीक है। अब आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पे, ठीक है। ये तीसरा नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है,
और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। ठीक है, तो 1 मीटर की कितना है, 150 है। चूँकि 1 मीटर की खुदाई की लागत, इसको हम A1 मान लेते हैं। A1 मतलब A बराबर 150 रुपये यानी 150 रुपया है। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है, बढ़ते जाता है। यानी अगला हम प्रत्येक मीटर जैसे चलेंगे, यानी दूसरा मीटर चलेंगे, यानी 2 मीटर की खुदाई करेंगे। 2 मीटर की खुदाई की लागत अब जो हो जाएगा, मतलब A2 जो होगा वो कितना हो जाएगा, अब 150 में वो 50 रुपया और बढ़ जाता है। तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 150 और 50 यानी 200 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यानी A2 का मान हमारा कितना आ गया, 200। उसी प्रकार 3 नंबर यानी 3 मीटर चलेंगे। 3 मीटर की खुदाई की लागत जो होगा, ठीक है, A3 का मान कितना हो जाएगा, तो अब 200 के बाद से फिर क्या हो जाएगा, 200। ठीक है, आप फिर 1 मीटर जो बढ़ रहा है तो यानी 50 रुपये और बढ़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 250 रुपया हो जाएगा, यानी 250 रुपया हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग 4 मीटर खुदाई करेंगे तो 50 रुपये और बढ़ेगा। 5 मीटर खुदाई करेंगे तो और बढ़ेगा। तो हमें जो सूची प्राप्त हो रहा है, संख्याओं की सूची, तो कितना हो रहा है, हम A4 भी निकाल लेते हैं। यानी 4 मीटर की खुदाई की लागत जो होगी, ठीक है, A4 का मान कितना हो जाएगा, तो 250 आप प्लस 50, ये कितना हो जाएगा, तो 300 रुपया हो जाएगा, 300 रुपया। ठीक है, तो अब यहाँ पे सूची जो प्राप्त हो रहा है, चूँकि संख्याओं की सूची, क्या मिल रहा है हमें, 150, दूसरा क्या है, यानी A2 का मान 200। ठीक है, तीसरा जो है वो कितना है, 250, यानी 250 रुपया है। कितना है, 250 रुपया। और A4 का मान यानी चौथा कितना है, 300 रुपया है। ठीक है, इस तरह आगे भी चला जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 50 का अंतर है, यानी 50 जोड़ने पर अगला हमें पद प्राप्त हो रहा है। यानी पहला पद जो है, पहले पद में दूसरा पद जो है, दूसरा पद आया है तो वो 50 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो जब इसमें सब में समान अंतर होगा तो ये समांतर श्रेणी में है, अतः ये क्या है, AP में है, अतः यह AP में है, यह AP में है, क्योंकि जो प्रत्येक अगला पद है, ठीक है, प्रत्येक अगला पद यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला पद पिछले पद में कितना, 50 रुपया, 50 जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आंसर आ गया ये। ठीक है, इस प्रकार हम लोग का 3 नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं 4 नंबर पे। ठीक है, चौथा प्रश्न है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, इसका हल करते हैं।
सबसे पहले इसमें ध्यान देंगे, जो मूलधन है कितना है, मूलधन जो है वो 10,000 है। कितना है, 10,000 रुपया है, 10,000 रुपये। ठीक है। उसके बाद से जो दर दिया है, दर, वो दर है 8% वार्षिक है, 8% वार्षिक। ठीक है। अब हमें मिश्रधन ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, चूँकि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 के पावर समय होता है, समय। ठीक है। अब हम लोग याद करते हैं पहले वर्ष का मिश्रधन, इसलिए पहले वर्ष का मिश्रधन जिसको हम लोग ए मान लेते हैं, ए। ठीक है। हम ए मान लेते हैं, मतलब पहला कितना हो जाएगा, इस सूत्र पे सजाएंगे तो मूलधन कितना है, 10,000। ठीक है। इंटू 1 प्लस दर कितना है 8 बटा 100 के पावर 1, समय कितना है 1 वर्ष। ठीक है। आगे अब दूसरे वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष का मिश्रधन जिसको हम क्या मान लेते हैं, A2। ये A1 है, ये A2 हो गया, तो A2। अब यहाँ पे कितना है 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बटा 100 के पावर 2 वर्ष है ना, 2। अब ऐसे हम तो सार्वंतर नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए इसको हल जब करेंगे, ठीक है, इसको हल करेंगे संख्या निकालने के लिए, तो ये 10,000 का 10,000 हो गया। ठीक है। और इंटू इसको हल करेंगे तो ये 100 बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 100 का एलसीएम 100। गुणा करेंगे, इसमें भाग देंगे तो 100 बार में कटेगा, 100 से गुणा हो जाएगा 1 में तो 100 प्लस 8 यानी 108 हो जाएगा। 108 बट्टा कितना 100, तो 100 से 2 जीरो कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आंसर इसका 10,800 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 10,800 रुपया। जबकि इसका जो होगा A2 का मान 10,000 गुणे, अब 108 आया था ना, तो 108 बटा 100 और पावर में 2 है यानी 2 बार गुणा कर लेते हैं, तो 108 बटा 100। ठीक है। अब यहाँ पे 2 जीरो है, नीचे यहाँ भी 2 जीरो है, यहाँ 4 जीरो है, तो 2 जीरो 4 जीरो, 4 जीरो 4 जीरो कर देंगे। ठीक है, कट जाएगा। अब 108 में 108 से गुणा करेंगे तो ये प्राप्त होगा कितना 11,664, यानी 11,664 रुपया हो गया। ठीक है। अब तीसरे वर्ष के लिए निकाल लेते हैं। तीसरे वर्ष का मिश्रधन जिसको A3 से सूचित करेंगे। A3 का मान कितना हो जाएगा, तो 10,000, ठीक है, इंटू 1 प्लस 8 बटा 100 के पावर 3। ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 10,000 गुणे, अब 108 तो आएगा, इसका पावर 3 है, मतलब 3 बार क्या करेंगे 108 बटा 100 गुणे 108 बटा 100 गुणे 108 बटा 100, 3 बार लिख लेंगे। ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ऊपर तो 4 जीरो है, नीचे 6 हुआ है, तो 4 जीरो से 4 जीरो कटा देते हैं, 2 बच गया। अब जब गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अब 100 से भाग दे देंगे
तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 12,597, ठीक है। 100 से भाग दे देंगे, 12,597.12 रुपया आ जाएगा, ठीक है। अब हमें सूची क्या प्राप्त हो रही है? पहली बार में यानी पहले वर्ष का मिश्र धन कितना है? 10,800। दूसरे वर्ष का मिश्र धन 11,664 और तीसरे वर्ष का 12,597.12 यानी 12 पैसा है, ठीक है। अब ये सूची जो हमारा प्राप्त हुआ, चूँकि सूची संख्याओं की जो सूची है, संख्याओं की सूची वो कितना है? 10,800, 11,664 और 12,597 रुपया 12 पैसा, ठीक है। इस तरह आगे भी आते रहेगा। तो देखिएगा यहाँ पे जो हम इन दोनों का अंतर निकाल रहे हैं, तो ये 864 रुपया हो रहा है, ठीक है। जबकि इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे, ठीक है, सर्वांतर, तो ये कितना हो जाएगा? 933 रुपया 12 पैसा होगा। तो दोनों सर्वांतर का जो मान है वो अलग अलग है। जब अलग अलग होगा तो ये तो एपी में नहीं है, यानी समांतर श्रेणी में नहीं है। तो लिखेंगे क्या? अतः यह एपी में नहीं है। इस प्रकार हम लोग का ये चौथा प्रश्न जो है वो समाप्त हुआ, ठीक है। चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ।